सातवें और आखिरी चरण का मतदान बाकी है। सातवें चरण का मतदान 1 जून को किया जाएगा और इस दिन 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं 4 जून को चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव के बीच एक ऐसा मुद्दा उठा जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे को तो बीजेपी कई दिनों से घेर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडी गठबंधन पर प्रहार कर एक बार फिर से उस मुद्दे को हवा दे दी है। हम बात कर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे की। जी हां, देश में लोकसभा चुनाव के दौरान धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह की बयानबाजियां भी हो रही हैं। बीजेपी इसका पुरजोर विरोध करती नजर आ रही है। तो इस बीच पीएम मोदी भी आज चुनाव प्रचार करने के लिए मऊ जिले की घोसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग अपनी असली 3 साजिशों को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इनका लक्ष्य है संविधान को बदलकर लिख देंगे कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण होगा और हिंदुओं में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। ये संविधान की भावना के खिलाफ है, लेकिन इंडी वालों को इसकी कोई परवाह नहीं है। खैर, अपना भारत अब पुराना वाला भारत नहीं रहा। आज देश के लोग राजनीति को समझने में बड़े माहिर हैं। वो बखूबी जानते हैं कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। आज हम कोटे पर घमासान आरक्षण और मुसलमानों पर चर्चा करेंगे और उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसके जरिए आपके लिए ये मुद्दा समझना और आसान हो जाएगा। देखिए, अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि जैसा आरक्षण बाबा साहब आंबेडकर ने दलितों को दिया, वैसा ही आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। ये संविधान की भावना के खिलाफ है। ये बाबा साहब आंबेडकर की भावना के खिलाफ है। लेकिन इंडी वालों को इसकी कोई परवाह नहीं।
चले तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानेंगे कि आरक्षण को लेकर जो विवाद है, आखिर ये जो बयानबाजी है, इसकी पूरी सच्चाई क्या है तर्क और वितर्क। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जो है वो जुड़ चुका है। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ, कपीश श्रीवास्तव है प्रवक्ता है सपा के, विजय शर्मा जी प्रवक्ता है बीजेपी के, सारिका सिंह है प्रवक्ता है कांग्रेस की, डॉक्टर परमवीर सिंह है राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का सबसे पहले स्वागत है न्यूज इंडिया पर। चले शुरुआत कर लेते हैं। परमवीर जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। राजनीतिक विश्लेषक है आप, देखिए अब आखिरी चरण में ये चुनाव पहुंच चुका है और ऐसे में आखिरी चरण तक पहुंचते पहुंचते भी जो राजनीतिक पारा है वो हाई ही हो रहा है, इसका स्लो होने का कोई भी हमें अभी रास्ता नहीं नजर आ रहा और आरक्षण का मुद्दा पीएम मोदी ने भी उठा दिया है। देखिए, आरक्षण का मुद्दा आज से नहीं बहुत पहले से था, लेकिन कभी भी आरक्षण का धर्म आधारित मुद्दा जो था ये सब 2010 के बाद से शुरू हुआ था। तेलंगाना में भी शुरू हुआ और यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि आरक्षण देंगे मुसलमानों को। लेकिन जो मुसलमानों को दिए जाने की बात है, ये पहले तो धर्म के आधार पर हो नहीं सकता, कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो नहीं हो सकता है। लेकिन उसके अलावा ये इस्लाम की भी मूल धारणा के विरोध में है, क्योंकि देखिए मुसलमानों में अगर जब कोई व्यक्ति इस्लाम में कन्वर्ट होता है तो वो पहले सब इक्वालिटी आ जाती है, वहाँ पर जाति पाति का मत खत्म हो जाता है, ऐसा किताबों में लिखा जाता है। लेकिन अगर आप मुसलमान भी रहते हुए फिर भी आप अपनी जाति को आप आधार रखते हैं या आप उस आइडेंटिटी को छोड़ते नहीं है, तो आप इस्लाम के भी विरोध में जा रहे हैं। और ऐसा हमने देखा है बहुत जगह। कभी जब वो बात करते हैं वो कहते हैं केवल हम मुसलमान हैं, अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं, अपनी जाति या गरीब बापों को पीछे छोड़ देते हैं। तो ये उस विचार के ऊपर भी प्रहार होगा अगर जातिगत आरक्षण मुसलमानों को भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग भी पहले किसी और धर्म से थे, बाद में कन्वर्ट हुए हैं। और जब आप हिंदू जाति के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो आप पूरा कह रहे हैं कि हम लोग पहले हिंदू तब कन्वर्ट हुए हैं। और इस नाते से आरक्षण का मुद्दा जो है ये बहुत ज्यादा भटक जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी संख्या में आज भी वो काम चलता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म में चला जाता है तो वहां पर तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये चीज में आइडेंटिफाई करना कि किस जगह पर जाके आप आइडेंटिफाई करेंगे। कल को क्रिश्चियंस को भी आपको इसी आधार पर देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी इसी तरीके से कन्वर्जन होता है। तो मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाएगा ये। ठीक है, हमारे साथ तमाम गेस्ट जो जुड़े हुए हैं उनका भी रुख करते हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, विपक्ष पर शुरुआत से ही ये आरोप लगता रहा है कि आरक्षण का जिक्र करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। और अब तो पीएम मोदी ने 2012 का भी जिक्र कर दिया है, जब सपा की ओर से जो घोषणा पत्र लाया गया था जिसमें कहा गया था कि जो आरक्षण दलितों को देने की बात BR अम्बेडकर ने की थी वही आरक्षण मुसलमानों को भी देंगे। क्या ये सिर्फ लोगों को एक भटकाने का प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, या वाकई मुसलमानों को विशेष आप अधिकार देना चाहते हैं? कपीश जी, वो कत्ल करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हम आगे लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। प्रधानमंत्री जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, सत्य तो उन्होंने आज तक नहीं बोला। जब परिवार में सच नहीं बोला तो परिवार से बाहर कहां से सच बोलेंगे? मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बता दो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो इस देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की, उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और 16 और वो 2 अनुसूचियां जिसमें SC और ST शामिल हैं, इसके अतिरिक्त कहीं कोई व्यवस्था हो आरक्षण की तो बताइए। और जो व्यवस्था OBC की है संवैधानिक, वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर है, उसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं। तो ये क्यों भ्रम फैलाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्योंकि जो आरक्षण की संवैधानिक कैटेगरीज हैं वो कैटेगरी नंबर 1, 2A और 2B है। ये 3 तरह की कैटेगरी है। अगर आप 2B के तहत जो है वो मुसलमान जिनको कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी पानी पी पी के कहते हैं ये पासमानदा मुसलमान है, हम इनकी बड़ी बेहतरी चाहते हैं, हम सबका साथ सबका विकास। पासमानदा कौन है? OBC।
उनको ओबीसी के 2B कैटेगरी के तहत अगर कर्नाटक में या पश्चिम बंगाल में मिल रहा है आरक्षण, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? ये तो संविधान में है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो आप लेकर आए 10% का, जो आपने दलित और वंचित आदिवासी और पिछड़ों के ऊपर हमला किया 10% का, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आपने किस आर्टिकल से लाया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के किस आर्टिकल से ये संवैधानिक है? तो ये बताने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी स्वयं अपनी कैटेगरी को गुजरात के अंदर वो तेली कम्युनिटी से आते हैं, 2004 में उन्होंने सामान्य से उठाकर पिछड़ा बनाया। यानी कि आपने पिछड़ों के हित पर डकैती डाली, क्योंकि आप 2004 तक सामान्य से अचानक पिछड़े कैसे हो गए, वो भी जब आप सीएम थे। तो देखिए कि ये चौकी पे और चौके पे और हैं। जो ये कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। अच्छा, जिसमें हमने कभी अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया, उनको हमारा तो याद है। अच्छा, अपना नहीं सारिका याद। जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं। सारिका जी, देखिए, आप इक्वालिटी की बात करते हैं, राहुल गांधी मंच से सबको साथ लेने की बात करते हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। बावजूद इसके बार बार संविधान बदलने का और आरक्षण मुसलमानों को देने का इस तरह का आरोप आखिर क्यों लगता रहा है? जब समानता की बात की जाती है तो विपक्ष की ओर से तुष्टीकरण की बात क्यों की जाती है? इस तरह की बू क्यों आती है? पूजा जी, जो तुष्टीकरण की और संविधान बदलने की बात और जो आरोप की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा एक भी भाषण आप कांग्रेस पार्टी के, इंडिया अलायंस के एक भी नेता का एक भी भाषण यहाँ पर कोट करिए जिसमें यह कहा गया हो कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। और मैं आपको इसी चुनाव के अंतर्गत कम से कम कितने 5 लोगों के, ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े, स्वयं जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके, ऐसे में आपको चुनावी भाषण बता सकती हूँ जिन्होंने सार्वजनिक मंच से इस बात का वायदा किया है कि आप हमें 400 पार कराइए, हम संविधान को बदलेंगे। नंबर 1। दूसरी बात, देखिए कि जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच रहा है, इनकी जो जमीनी हकीकत है वो ये खिसक रही है। इनके होश फाख्ता हो चुके हैं, इनको किसी भी सूरत में जनता वोट नहीं दे रही है और ये सत्ता में रिपीट नहीं हो रहे हैं। इसके चलते आप अगर इनके भाषणों की स्तर, इनकी शैली, इनके शब्दों का चयन देखें तो आपको निश्चित रूप से ये समझ आ जाएगा कि इस चुनाव में इनकी क्या स्थिति है। जब हम बात करते हैं आरक्षण की, देखिए, अगर ये बार बार मुद्दा उठाते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म करने की बात तो ये खुद कह रहे हैं। अमित शाह जी ने अपने चुनावी भाषणों में कहा है कि हम इस तरीके से संविधान को बदल देंगे। बड़ी बड़ी नेता, बड़ी बड़ी सरकारें हैं जिन्होंने फैक्टर्स बनाए थे, मुस्लिम यादव फैक्टर, मुस्लिम जाट फैक्टर, साउथ में अलग फैक्टर बनाए जाते थे, कश्मीर में अलग फैक्टर्स बनाए जाते थे। इस फैक्टर के साथ में लंबे समय तक देश में राजनीति करी गई, लेकिन फायदा इसमें किसको हुआ? इसमें नेताओं को फायदा हुआ। जिन लोगों ने इन जातियों के अगर लड़ाई लड़ी, कहने की लड़ाई लड़ी, वो आज कहाँ पर है और वो जातियों के लोग कहाँ पर हैं, ये सबके सामने देखी जाती बात है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम का हुआ, क्योंकि देखिए उनको सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में रखा गया। जबकि अगर देखा जाए तो इस देश के अगर मुद्दे हैं तो मुद्दों में स्पेशलाइज किसके लिए क्या? जो समस्या अगर मेरी वैसी है तो समस्या आपकी भी वही है। समस्या बिजली पानी अगर मेरी है तो वो आपकी भी है। वो अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस जाति से हूँ, आप किस जाति से हैं। तो ये मुस्लिमों को क्यों सेग्रीगेट किया गया? ये राजनीति की बलि चढ़ गए मुस्लिम इस नाते से। अगर आप देखें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हें किस बात का आरक्षण मिला था कि वो इतने ऊपर तक पहुंचे और किस सम्मान में कमी है उनके? विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी, वो 2 लाख करोड़ की संपत्ति बताते हैं, शायद अनुमानित है, तो उन्हें तो कोई आरक्षण के रास्ते से कोई फायदा नहीं मिला होगा। तो ऐसे करके बेसिकली हुआ क्या है कि मुस्लिमों को वोट बैंक बनाए रखने के लिए एक आरक्षण की लॉलीपॉप दी गई है। अभी आप देखिए, राइट विंग और लेफ्ट विंग 2 तरीके की राजनीति है देश में हमारे में भी। राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों का मूल अंत मुद्दा जो है वो देश का विकास करना है, लेकिन मुस्लिमों को राइट विंग से इतना डराया गया है कि कोई राइट विंग में आने की बात नहीं करता है। वो लेफ्ट विंग में मतलब उनको डर दिखाया गया कि देखिए आपको हमारे साथ रहना है वरना ये राइट विंग वाले खा जाएंगे, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। देश में 10 साल से भाजपा की सरकार है ना। तो किसी मुस्लिम को आज तक ऐसा हुआ कि कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई हो? उल्टा जो सरकार अपने आप को विदेशी बनकर दिखाती है, क्या बानों का मुद्दा जो 3 तलाक का आज हुआ है, ये 90s में सॉर्ट आउट हो जाता अगर उसका कानून ना पलटा, सुप्रीम कोर्ट का
जो जजमेंट था उसको ना पलटा गया होता तो तभी सुलझ जाता वो मुद्दा। और आज की बात देखिए, अपने यहाँ भी देखिए, इस समय कांग्रेस पार्टी ने कितने मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। चलिए टिकट की बात छोड़िए, वो कुछ और समीकरण होते होंगे। कितने स्टार कैंपेनर्स हैं समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के जो इस समय चुनाव में प्रचार कर रहे हो? कोई भी नहीं है। या राहुल गांधी या बड़े बड़े नेता जब अपना पर्चा भरते हैं तो उसके अंदर वो गारंटर का एक ऑप्शन होता है ना, वो पर्यवेक्षक जिसे बोलते हैं, वो कितनों को बनाया है? तो कुछ नहीं है। मतलब दिखाने के लिए हम आपके लिए बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं और देने के समय पर हम कुछ भी नहीं करेंगे आपके लिए। तो ये चीजें चलेगी नहीं। और जितनी ज्यादा ये चीजें डिस्कस होंगी, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर हो, डिबेट के माध्यम से, तो मुस्लिमों को भी जागरूकता आएगी कि भाई नहीं, आपको सिर्फ भलावा दिखाया जा रहा है, आपको डर दिखाया जा रहा है। ऐसा है कुछ नहीं है। 75 साल होने को आए देश की आजादी को, और आज तक हम अगर इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे तो आगे कब बढ़ेंगे। दिनकर जी की कविता है, पाते हैं सम्मान तपोबल में, भूतल पर चूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। बिल्कुल। और विजय जी देखिए, क्योंकि जातिवाद का जिक्र किया जा रहा है, धर्म का जिक्र किया जा रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन मुसलमानों का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, वो कहते हैं कि 3 तलाक को हमने खत्म किया है, 370 को हमने जम्मू कश्मीर से हटा दिया, हमेशा पीओके का जिक्र करते हैं, तमाम कोशिशें की जाती हैं कि जनता को अपनी तरफ खींचा जाए। जब भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पर इतना भरोसा है तो आखिर डर किस बात का? और देखिए, इस बार की वोटिंग प्रतिशत में भी आपने देखा होगा कि वोटिंग प्रतिशत भी पहले चरण से लेकर अब आप अंतिम चरण पर है। 7वें चरण के मतदान 1 जून को होने, लेकिन लोगों के अंदर वो इंटरेस्ट, वो एक वोटिंग को लेकर कोई मजा खास देखने को नहीं मिल रहा है। पूजा जी देखिए, हमारे लिए ये जो आरक्षण का मामला, ये राजनीतिक मामला नहीं है। हमारे लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर और पीओके की आप बात कर रहे हो, आपने देखा होगा इनके राज में, कांग्रेस के राज में, किस तरह से हमारे फौजी भाइयों के सर काट के ले जाते थे और उनसे फुटबॉल बना के खेलते थे। शर्म की बात है, हमारी बॉम्बे की सड़कों पे घूम घूम के 250-300 लोगों को वो शहीद करके किस तरह से गोली मार गए थे। वो कैसे आर्मी कैंपों में घुस के वो मारते थे। आज वो कहाँ है आतंकवादी, आज कहाँ है वो पत्थरबाज। तो अब हम जो बात करते हैं वो करके दिखाते हैं। किस तरह से जम्मू कश्मीर में बातें चलती थी कि कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा तिरंगे को, आज देखो हमने किस तरह से रैली निकाली थी, हर घर में तिरंगा था, हर जगह पे तिरंगा था। तो ये देश बदल रहा है। तो हर, चाहे एक भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो। अब मैं कहता हूँ, ये कहते हैं 400 सीटों वाली बात और संविधान बदलने वाली बात है। आपने जम्मू कश्मीर में तिरंगा लगाया, नागपुर में कब लगाया? सारिका जी थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। आप सारिका जी, आपको भी मौका दूंगी मैं। अभी एक बार हम जो जवाब है वो सुन लेते हैं जी। आप मुझे बताइए, 2019 में हमने कितनी सीटें जीती थी? हमने एनडीए में सहयोगियों के साथ 356 जीती थी। किसी ने हाथ लगाया क्या संविधान को? हमने संविधान को मजबूत करने का काम किया है। तो ये अनर्गल बातें ना करें। और मोदी जी कम से कम 6 बार कह चुके हैं, पब्लिक मीटिंग में कह चुके हैं कि संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, जिन्होंने पाप किया है, इमरजेंसी लगा के आप जैसे भोले भाले पत्रकारों को जेल के अंदर डाला, झूठे केसों में डाल के, किस तरह से राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला, वो बातें कर रहे हैं जिन्होंने 9 स्टेटों की सरकार कर। तो ऐसा है। कपीश जी का एक सवाल है, कपीश जी का एक सवाल है, पूछिए कपीश जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि संविधान के अंदर जिस आर्टिकल में प्रावधान है, उस प्रावधान का किसी ने सही इस्तेमाल किया या गलत इस्तेमाल किया, ये एक प्रश्न हो सकता है। लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप क्या बात कर रहे हो। आप तो वो कहते हो ना, जनता विश्वास करती है आप पे, करती है ना आपके अनुसार। आप कहते हो कि हम उनको लाए हैं जो हम सबको लाया है। जब आप इतने बड़े हो गए कि आप देवी देवता को लाने लगे, तो संविधान बदलने में आपको कई मिनट लगेगा? बोलिए विजय, आप बताओ जी। जब आप संविधान, आप राम को ला सकते हैं तो संविधान बदलने में, अच्छा अब 400 पार का आपको क्यों चाहिए? आपका क्वेश्चन आगे मैं जवाब दे देता हूं। केशवानंद, नहीं सुन लीजिए पहले, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में आधारभूत ढांचा जो तय किया गया और जो अभी नहीं हो पाया, जिसको न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार पर ले रखा है, उसी के लिए तो आप 400 पार चाहते हैं कि 2/3 का अगर हमको समर्थन होगा तो हम बहुत से प्रावधानों में चेंजेस कर लेंगे। और आपने किया है समय समय पे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में मुख्य न्यायमूर्ति रहेंगे, तो क्या मुख्य न्यायमूर्ति बहुत भ्रष्टाचारी आदमी थे कि उसके लिए आपको कानून बनाना पड़ा और आपको बाकायदा संविधान के ऊपर लाके थोपना पड़ा?
अगर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि नहीं, केजरीवाल साहब को पावर होगा कि वो ट्रांसफर और पोस्टिंग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्यों प्रावधान बनाना पड़ा, क्यों संविधान पे बोझ डालना पड़ा? तो आप तो उस संविधान के दो तिहाई प्रावधान को ही चेंज कर देना चाहते हैं। किससे आप छुपा रहे हैं? जो सत्यता है उसको स्वीकार कीजिए। जब आपका अहम इतना बड़ा है कि आप राम को लाए हैं, जो हम सबको लाए। ठीक है, विजय जी को जवाब देने दीजिए। जी कपिल जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, बीजेपी के एक बड़े नेता का बयान दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि हम राम को लाए हैं। अरे भैया, जनता जनार्दन कुछ बोलती है, उसको क्या आप कहोगे? क्या मैं कहूंगा? आपने किसी बड़े नेता, आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप बीच में ना ये इस तरह की होगा ताकि ना ये ऐसा अच्छा नहीं है। मैं पहली बार आपके साथ नहीं बैठा, मैं अरे यहाँ सुनिए कपिल जी, आज आपको क्या हो गया है? आज आपको क्या हो गया? आज आप शादी मर्यादा ताक कर रहे हो, इस तरह से आप डिबेट कर पाओगे क्या? मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलेंगे, सारिका जी भी बोलेंगे, सारे बोलेंगे। आप क्वेश्चन भी आपका, आंसर भी आपका, आप क्वेश्चन ले लीजिए ना, जवाब लीजिए। अरे जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। सर, शांति से अगर एक दूसरे का सवाल सुनेंगे तो मुझे लगता है कि जवाब भी आप दोनों अच्छे तरीके से दे पाएंगे और हमारे दर्शक भी अच्छे तरीके से इस मुद्दे को समझ पाएंगे। नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, इसलिए बीच में टोक रहे हो। आज मैं पहली बार इनका ये रूप देख रहा हूँ। इससे पहले शांति से सुनते थे, अपनी बारी में बोलते थे। मैं जो कह रहा हूँ, कपिल जी सुन लीजिए, मैं आपको बता 370 नहीं हटाए, ये 370 3 हटाए हैं, ये 35 1 हटाए, लेकिन अभी छोड़े 370 नहीं हटाए। चैलेंज अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अब मैंने आपको चुनौती दी, आप मुझे बीजेपी का कोई बड़े नेता का नाम बताइए जिसने कहा हो कि हम राम को लाए हैं। आप मुझे बताइए। अरे भैया, प्रधानमंत्री का लाइए बयान, यही या तो आप प्रवक्ता पद का छोड़ देना या मैं छोड़, दिखाइए आप मुझे, लाइए मुझे, मैं चैलेंज देता हूँ कि हम राम को लाए। लाइए आप वीडियो दिखाइए कपिल जी, वीडियो दिखाइए, मैं चुनौती देता हूँ, दिखाइए। तब देख लीजिए। तो ऐसे झूठी बातें मत करो चैनल के ऊपर बैठ के कि हम राम को लाए हैं। हाँ जी, बताइए कपिल जी, आपके पास अगर कोई वीडियो प्रधानमंत्री जी ने बोला हम राम को लाए हैं, अभी दिखा दे रहे हैं आपको दिखा दे रहे हैं, दिखाइए जहां बोला हो कि हम राम को लाए हैं। अभी आपको दिखा दे रहे हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं। तब तक आप अपनी बात कहिए, हम दिखा रहे हैं। और ये बताइए, अच्छा, अब आपको मैं आपको बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट की बातें। आपने कुछ सुप्रीम कोर्ट की बातें रखी, अब सुनिए जरा ध्यान से। आप मुझे बताइए, आपका इंडी गठबंधन का कांग्रेसी 70 साल से राज में थे, जो चुनाव आयुक्त थे उसको चुनने का क्या प्रावधान था, मुझे बताइए। अरे भैया, ये ट्रांसपेरेंसी तो हम लेके आए हैं। आपके जो विरोधी दल का जो गलत बात कर रहे हैं आप गलत बात कर रहे हैं। उसमें न्यायमूर्ति रहते थे और न्यायमूर्ति ने जब स्वयं को कहा कि हम रहेंगे, तो आपने उनको क्यों नहीं रखा, ये मुझे बताइए। लेकिन विजय जी, सारिका जी ने भी तो एक सवाल खड़ा किया था ना, उन्होंने कहा था, जैसे आप कह रहे हैं कि किसने कहा कि हम राम को लाए हैं, जरा आप एक बार वो बयान सुनवाइए। तो सारिका जी ने भी तो कहा था कि खुले मन से ये चुनौती है, अगर कांग्रेस की ओर से या इंडिया अलायंस की ओर से किसी ने भी ये कहा हो कि अगर उनकी सरकार बनती है तो मुसलमानों को विशेष आरक्षण दिया जाएगा, विपक्ष ने तो ये बात कही भी नहीं है। बताता हूँ पूजा जी, सुनिए, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2006 में बोलते हैं कि देश के रिसोर्सेज पे हक किसका है, एक। दूसरा, इनके गठबंधन के एम सहयोगी। सर, आप आज का जिक्र कीजिए ना, आज की बात कीजिए ना, हम बात आज की कर रहे हैं। सारिका जी सुन लीजिए, लालू यादव जी बोलते हैं कि मुसलमानों को पूरा का पूरा आरक्षण। अरे हिम्मत तो रखिए, एक मिनट हिम्मत रखिए, मैं देता हूँ, तथ्य के आधार पर देता हूँ, आपको निकाल के देता हूँ मैं। आप उसके बाद में सुनिए, आपने आंध्र प्रदेश में 2004 में 3 बार आप आरक्षण लाए, हाई कोर्ट ने मान्य, हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मैं इनकी राजनीतिक एजेंडा यही है, लोगों को भ्रमित करना, सार्वजनिक मंच से गलत बोलना। अब आप ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, तो या तो आपकी पार्टी ने अधिकृत लोगों को
टिकट चुनती दिया थी, है, जो आपकी जिसको पार्टी हमारी के सरकार नेता ने है, आने या के तो बाद वो में गलत है, जो विपक्ष या का आप नेता गलत बोल रहे हैं। नेता जब प्रतिपक्ष सार्वजनिक जो मंच होता से है ज्योति मिर्धा ये कह रही है उनको भी कि हमें व्यक्ति को भी 400 शामिल का किया। आप आंकड़ा ये पहली बार कराइए, हमने काम हम किया है। संविधान में अब परिवर्तन आप कहते हो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का अनंत भी। हेगड़े ये अरे कह भैया रहे ये हैं, काम और संसद आप का ही है कह कानून रहे हैं बनाने कि का। कांग्रेस पार्टी ऐसा तो वादा हमने कर रही क्या है। हमने मैं क्या आपसे गलत कर ये दिया? कह आप रही मुझे हूँ कि बताइए। ये आप राजनीति छोड़िए, जो इंदिरा नेहरू पर सारिका ब्लेम जी, लगा एक तथ्य करके तो बताइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऐसे जरिए जो झूठे एक आरोप गलत लगाओ, भाग नैरेटिव जाओ। बनाने का काम, मैं देश मानता को हूँ आपकी भ्रमित करने केजरीवाल का, जी के साथ झूठी दोस्ती हो राजनीति गई आपकी करने का, पार्टी की, इसलिए ध्रुवीकरण की आपको भी राजनीति का, झूठ सांप्रदायिक बोलो, वैमनस्य आरोप फैलाने लगाओ, की भाग जाओ। राजनीति का काम झूठ बोलो, जो आरोप भारतीय लगाओ, जनता भाग जाओ। पार्टी, आपके नेता युवराज नरेंद्र जी को मोदी, आपको अमित पता है शाह निचली अदालत से जो सजा हो करते हैं, चुकी है उस एजेंडे झूठ से बोलने बाहर के आई आधार है। पर ही। ये और जनता, आपको पता है इस केजरीवाल देश जी की जनता, आपके जो चाहे वो एनडीए गठबंधन के मुसलमान हो, नेता है, कितनी चाहे बार वो हिंदू सुप्रीम हो, कोर्ट, हाई कोर्ट क्या में माफी आपका मांग बेटा- चुके हैं क्या झूठ आपका बोलने बेटा के लिए। रोजगार नहीं तो मांगता? आप क्या टीवी आपकी चैनल पे पत्नी बैठ को के झूठ 400 मत रुपए के बोलिए। सिलेंडर आप मांगने का तथ्य के अधिकार आधार पर नहीं बात है? कीजिए, मैं जवाब क्या देने इस के लिए देश तैयार के बैठा हूं। मणिपुर हिस्सा मैं नहीं तथ्य है? के आधार वहां पर पर बात करता औरतों हूं। की नंगी आप परेड करा रहे जो हैं? है इस क्या तरह से कर्नाटक में प्रज्वल डिबेट को रेवन्ना ड्रेल ने करना चाहते जो हो। इतनी मैं कहता हूं लोगों धर्म के का, आधार इतनी पर महिलाओं आरक्षण का नहीं लागू जो होने उन पर देंगे। अत्याचार आप किया, जितनी जो उनका मर्जी यौन कोशिश कर शोषण किया, लीजिए, क्या उस पर जितना कार्रवाई मर्जी होने का आप जो अधिकार है इस देश को मुस्लिम नहीं है? तुष्टीकरण की राजनीति आप कीजिए, मुझे बताइए, हम क्या आपको हाथरस कामयाब की नहीं बस्ती होने का देंगे। अधिकार नहीं आप चाहिए? करते रहिए, क्या जितना मर्जी उन्नाव की करते बस्ती रहिए। को अधिकार नहीं चाहिए? हम कब मुस्लिम तक जो इस है देश के अंदर आरक्षण धर्म मुसलमान के और हिंदू आधार करते पर रहेंगे? हम विरोधी थे, आप हैं, रहेंगे। आप कब तक इस देश हम में धर्म हिंदू के आधार मुसलमान पर करते किसी भी रहेंगे? पक्ष को नहीं और देने कब देंगे। तक अपनी गलतियों का ठीकरा नेहरू पर और इंदिरा पर फोड़ते रहेंगे? अरे भाई, जो गलती करेगा वही भुगतेगा। कोशिश करो। अब इंदिरा जी ने तुम गलती की, नेहरू इंदिरा जी का नाम कोई आएगा। बराबरी अगर नहीं कर नेहरू जी ने सकते। गलती की है, नेहरू नेहरू जी का वो आएगा। है जिसने मनमोहन जी इस ने की है, आधुनिक मनमोहन जी का भारत नाम का आएगा। निर्माण किया। चलो ठीक है संदीप जी, आपका रुख करते हुए देखिए सबसे बड़ा सवाल जो भी अब तक हमने चर्चा की है, जिसके जरिए मैं समझ पाई हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर चढ़ते हैं, वो 3 तलाक का जिक्र करते हैं, 370 का जिक्र किया जाता है, तमाम जो काम विकास का जिक्र भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए ये लाजमी सी बात है, अगर 10 साल से आपकी सत्ता है तो काम आपको करना पड़ेगा अगर आप वापस से अपनी सत्ता चाहते हैं तो। लेकिन जब सबका साथ सबके विकास की बात होती है तो मुस्लिम और तुष्टीकरण की राजनीति का जिक्र आखिर क्यों किया जाता है, और इसके जरिए क्या ये समझा जाए कि मुस्लिम वोटर्स का बार बार जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिस्क तो लेते हैं कि ठीक है मुस्लिम फैक्टर अगर उनका नहीं भी हुआ तो भी बाकी धर्म के लोग तो बैठे हैं ना जो उनके लिए वोट करेंगे, तो क्यों ना उन्हीं को बरगलाने की कोशिश की जाए। पूजा जी ये तथ्यहीन और बेकार की बातें हैं। संदीप जी, संदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? ये देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इनका झूठ और कलई में खोल रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का म्यूजिक है जो इन्होंने रिलीज किया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, पढ़िए इस पर। अरे भैया वो कन्हैया अग्रवाल जी का चीजें नहीं मालूम है। आप झूठी बातें करते हो यार। वो ये एक गायक है। ये भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है, ठीक है, संदीप जी को क्या मेरी आवाज आ रही है? लिखा हुआ है पूजा जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी संदीप जी जवाब दीजिए, बार बार मुसलमानों का जिक्र किया जाता है मंच से, तो क्या ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के जिक्र के साथ साथ 370 और 3 तलाक का जिक्र जो करते हैं वो कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर लेते हैं कि अगर मुस्लिम वोटर्स उनकी तरफ हुए तो ठीक, और अगर नहीं हुए तो मुसलमानों का जिक्र कर करके बाकी धर्म के लोगों को अपनी ओर खींचा जा सके। देखिए पूजा जी मैं आपको बताऊं 2014 का जो चुनाव था वो मुसलमान और पाकिस्तान की वजह से माहौल बना था, मुजफ्फरनगर दंगे की वजह से माहौल बना था, और कहीं न कहीं उस चीज को वापस फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको राजनीति में झूठ बोलना जाता है, बड़ी आसानी से आपको सुनने को मिल जाता है, कॉमन बात है, लेकिन सच भी इस तरीके से बोला जाता है। देखिए धारा 370 हटाई पूजा जी, इस चीज का श्रेय बीजेपी लेती है, प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं, अमित शाह जी लेते हैं, लेकिन जब ये बात की जाती है कि दलितों को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, कभी ये नहीं कहा जाता कि वो कौन सी सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री थे, किसके उसमें वो कानून के मंत्री थे।
तो हमेशा चीजों को गोलमोल किया जाता है। कांग्रेस को इस चीज का लगातार नुकसान, कांग्रेस प्रवक्ता भी बैठ करके यहाँ ये नहीं कहते कि देखिए कांग्रेस सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उनके कानून मिनिस्टर थे भीमराव अंबेडकर, और इस तरीके से दलितों को आरक्षण दिया जिसकी आज सपोर्ट में बीजेपी आती है कि कांग्रेस उसको छीन सकती है। अरे भाई कांग्रेस तो देने वाली है, आप भी देने वाले बनिए। अगर कांग्रेस ने 1947 के बाद उस जमाने में आरक्षण दे दिया, आप आज देने की बात क्यों नहीं करते? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। जब उस टाइम दिया जा सकता है तो आज की बदली परिस्थिति में गरीब ठाकुरों को क्यों नहीं दिया जा सकता, गरीब जाटों को क्यों नहीं दिया जा सकता, गरीब वैश्य को क्यों नहीं दिया जा सकता, अग्रवाल को क्यों नहीं दिया जा सकता, गरीब ब्राह्मणों को क्यों नहीं दिया जा सकता? अगर आप सबके हितैषी है, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं तो आज जो आरक्षण से दूर है क्या उनको जरूरत नहीं है? और मायावती को आरक्षण मिल सकता है, शिबू सोरेन को, जो इतने धनाढ्य लोग हैं, आप उनका तो आरक्षण काटिए, कम से कम जरूरतमंदों को देने की बात कीजिए। कुछ पॉजिटिव चीज लेकर के चलिए। केवल मुसलमान का विरोध करके या मुसलमान हमारा मंगलसूत्र छीनेगा क्या? एक तरफ तो आप सनातन को इतने मजबूत बताते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, और दूसरी तरफ आप इतना कमजोर बना देते हैं कि कोई मुसलमान आएगा और हमारी जमीनें ले जाएगा, ले जाएगा, हमारे मंगलसूत्र ले जाएगा। किस तरह की राजनीति, या स्तर कौन सा है राजनीति का? परमवीर जी, आप कितना ताल्लुक रखते हैं संदीप जी के इस बयान से? क्या वाकई देखिए अगर सत्ता परिवर्तन होता भी है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती भी है, तो क्या वाकई देखिए ऐसा तो नहीं है कि हर एक राज्य में विपक्ष की सरकार बन जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि हर एक राज्य फतेह कर लेगा विपक्ष? तो क्या ये समझा जाए कि जिस तरह से बार बार जिक्र किया जाता है कि विपक्ष की अगर सरकार बनी तो मंगलसूत्र पर प्रहार होगा, आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी, इस तरह की तमाम चीजें की जाएगी, तो बिल्कुल कानून क्या ध्वस्त हो जाएगा? देखिए पूजा जी, मैं संदीप जी की बातों से सहमत हूँ, लेकिन कुछ एक बातें मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने आरक्षण दिया था। जी हाँ, वो कमेटी ने आरक्षण दिया जिसको हेड बी.आर. अम्बेडकर साहब कर रहे थे, लेकिन उस समय भारत में सरकार नहीं थी। नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की जो सबसे पहली शपथ ली थी वो अंग्रेजों के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही ले ली थी 1946 में। 1950 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। 1951 में पहली बार चुनाव हुआ था, तो चुनाव से पहले ही व्यवस्था बना दी गई थी आरक्षण की। तो और आरक्षण की व्यवस्था बिना सरकार के कैसे बन गई? क्योंकि वो सनातन का सत्य था। देखिए सनातन कुछ नहीं, एक बड़ा परिवार है। हमारे घर में किसी बच्चे के नंबर कम आते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाई जाती है, चाहे पिता की सैलरी कम हो, और वो ट्यूशन तब तक चलती है जब तक बच्चा पास नहीं हो जाता। तो ये सनातन की शिक्षा है, और आरक्षण रहेगा इस देश में तब तक रहेगा जब तक एक आदमी भी ऐसा रह जाएगा कि मेरे को कमी है, मुझे आरक्षण चाहिए, तो आरक्षण तब तक रहेगा। कोई सरकार भी, मैं कहता हूँ कोई सरकार भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकती उसमें हाथ लगा के देखने की। केवल एक कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की कोशिश वीपी सिंह जी ने की थी। मैं इस समय 10th क्लास में था, 3 महीने छुट्टी रही थी स्कूल में। तो ये पॉलिटिकल सुसाइड कहूंगा मैं इसे। इसे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, फलाना ढिमकाना, जो कोई भी पार्टी पूरे भारत में है, कोई भी इसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकती है, और हाथ लगाना भी नहीं चाहिए। देखिए हमारे यहाँ सिर्फ आरक्षण को, जो कास्टा फैक्टर स्पेनिश वर्ड था, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं होता था, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था होती थी। तो परमवीर जी, जब आप कह रहे हैं कि संविधान को ना तो कोई हाथ लगा सकता है और ना ही किसी की इतनी हिम्मत है कि संविधान को हाथ लगा सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को तो डिफेंड करते हैं कि उनके रहते या फिर बीजेपी के रहते तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर विपक्ष के लिए क्यों कहते हैं कि वो संविधान को हाथ लगाएंगे, संविधान को बदल कर रख देंगे, आरक्षण दे देंगे मुसलमानों को? जब ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर ये रूल तो सबके लिए है ना, चाहे वो विपक्ष हो या फिर पक्ष हो। पूजा जी, चुनावी सीजन चल रहा है, नेता है कुछ भी बोलेंगे, और एक कहावत होती है, कहते हैं अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं तो आप आइसक्रीम बेचिए, आप लीडर मत बनिए। ये मैंने नहीं कहा था, स्टीव जॉब्स ने कहा है, एप्पल कंपनी के फाउंडर से। तो राजनीति के अंदर बहुत कुछ लोग बोलते हैं, जैसे खटाखट गरीबी हटाए जाने की बात की जा रही है, मगर 2 मिनट कोई सोचकर बैठ के सोचे, 140 करोड़ की जनता, इतना बड़ा एरिया। आप देखिए ना, बेरोजगारी दर हो या गरीबी दर हो, अभी कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट सामने आई थी ना, तो बेरोजगारी कम हुई है और ना ही गरीबी दर कम हुआ है। अगर आप कह रहे हैं कि देश इतना विकास कर चुका है तो गरीबी दर भी तो कम होनी चाहिए ना, वो भी कम नहीं हुई। आंकड़े, मुझे जो मेरा जो जैसा माइंडसेट होगा या जैसा मेरे को सूट करता होगा, मैं वो आंकड़े पेश करूंगा। अभी हमारा देश दुनिया में 5वीं इकोनॉमी है कि नहीं है, देखिए ये छुपा नहीं है किसी से, आंकड़ों का खेल नहीं खेलते हम लोग। 1 मिनट सर पूरा कर दीजिए। कहाँ पर है देश ये बताइए। आऊंगी सर आपके पास। इकोनॉमी आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? कपीश जी आऊंगी आपके पास भी आऊंगी, एक बार जवाब सुन लेते हैं पूरा।
कपिल जी समस्या 8वां यहीं पर वेतन है। आयोग देने का पैसा ना हो, कपिल जी समस्या यहीं पर अग्निवीर है। रखना पड़ रहा हो, कपिल जी। सेना रखने का पैसा ना हो, कपिल जी, वो 5वीं कपिल- इकानवी कैसे बन जाएगा? कपिल जी समस्या यहीं अगर पर है। जब दूसरों आप- की आप इकानवी गला धरती घोटते पर हैं आ ना, जाए, देखिए तो देखिए कपिल जी, अगर दूसरों आप भाई की जैसे इकानवी धरती पर आ जाए तो आप कह देंगे आप 5वें स्थान पे आ गए क्योंकि फलाने फेल हो गए। कपिल जी वर्ल्ड बैंक झूठ आप बोलता है बताओ, यार। आंकड़ों का कपिल खेल जी, खेलना बंद कर दीजिए। कपिल जी आप एक बात देखिए जवाब दीजिए। देखिए दुनिया ना झूठ ना बोल ना रही है, ना भारत देखिए के लोग झूठ बोल डॉक्टर रहे हैं। साहब, अगर आप वाकई आप अगर निष्पक्ष होते तो मैं आपको नहीं कहता। नहीं कपिल जी मैं तो पूछ रहा हूँ कि 5वीं इकानवी हम कैसे हैं? अगर हमको जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिएगा। हमारा प्रश्न सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। परमवीर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुझको जवाब दे दीजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर हम 5वीं इकानवी है तो हमें आप ये बता दीजिए, ये हमें बता दीजिए कि हम 5वीं इकानवी कैसे हैं, जब हमारे पास पुरानी पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, सब्सिडी बेचने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास जो है सेना रखने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास आंकड़ों ठीक है कपिल जी, समय कम है, जवाब ले लेते हैं। 80 करोड़ लोगों को जवाब ले लेते हैं कपिल जी, वरना आपके सवाल पर ही हमें ये चर्चा खत्म करनी पड़ेगी, समाप्त करनी पड़ेगी। ठीक है, बोलिए परमवीर जी। कपिल जी आप बौद्धिक दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन बात सुनिए, अगर गला मत घोटिए ना डेमोक्रेसी का, जिसको आप बचाने के लिए उतरे हुए हैं मैदान में। हम झूठ बोल रहे हैं और आप, मैं निष्पक्ष नहीं हूँ जी, मैं देश की तरफ हूँ, मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। मैं अपने एजेंडे को सूट करने की बात नहीं बोलूंगा, जो दिखाई देगा वो बोलूंगा। तो देखिए ये बात, अरे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अगर आप 5वीं इकानवी हो गए हैं तो पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे पा रहे? आप 5वां वेतन आयोग क्यों नहीं लगा पा रहे? ठीक है, आप सेना क्यों नहीं रख पा रहे? तो अग्निवीर रखना पड़ रहा है। कपिल जी सुनेंगे तो जवाब दूंगा ना। आप मुझे सिर्फ इतनी ही बातों का जवाब दे दीजिए। आप सब्सिडी नहीं दे पा रहे हो। कपिल जी इस देश में कितने लोग सरकारी नौकरी में, जिनका अगर 5वां वेतन आयोग दे देंगे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के राशन पे ला करके आप कैसे 5वां स्टेट बन जाओगे? आप इस देश को 80% कर में सरकार ने कौन सी कानून उठा दिए? वो जैसे आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, आपके लैपटॉप 155 लाख करोड़ का कर्जा क्यों लेना पड़ा 9 वर्षों में? और आज 9 वर्षों में 155 लाख करोड़ का कर्जा किसने लिया है? इस देश को 80% इकानमी को कर्जे में कौन फंसाया है? 14 प्रधानमंत्रियों ने सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। पार्टी को केवल ऐसे बहस इसरो दे दिया, डीआरडीओ दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दिया। तो ये जितने डीएससी है, चलिए ठीक है, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जब तक चुनाव है तब तक राजनीतिक बयानबाजी होगी, तब तक संविधान और आरक्षण का जिक्र होगा। इसलिए जनता से ये एक अपील है कि आप भी इन बातों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें, आप वही करें और उसी को वोट दें जिसका आपका मन करे और जिसे आपका मन वोट करने के लिए करता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है, संविधान को लेकर सवाल खड़ा है, लेकिन बावजूद इसके जो निष्कर्ष निकलता है वो यही कि राजनीतिक बयानबाजियों से दूर रहें और किसी की बातों में आकर मतदान न करें, बल्कि अपने अधिकार को समझें और देश के विकास के लिए मतदान करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार। हम संविधान में नए प्रावधान लेकर के आएंगे, हम एक नए देश का निर्माण करेंगे। ये कौन से देश के निर्माण की बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस बात की पक्षधर है कि इस देश में जितने लोग जिस जाति के हैं उनको उतना अधिकार इस देश की संवैधानिक संस्थाओं में, इस देश की नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में और आगे बढ़ने के अवसर उनको मिलना चाहिए। हम 2023 से लगातार राहुल गांधी जी इस बात को सार्वजनिक मंच से और हर चुनावी भाषण में हम रिपीट कर रहे हैं कि आप गिनती करिए और गिनती के हिसाब से हक दीजिए। आप देखिए 2011 में हमारा जो अंतिम जनगणना हुई थी उसके बाद में 21 को होने वाली थी, 10 साल में जनगणना होती है। आप इनसे पूछे कि इन्होंने जनगणना क्यों नहीं कराई? जनगणना कराना इनका दायित्व बनता है। अगर बिहार में जनगणना हुई तो उसको भी इन्होंने रोक दिया, उसको भी सार्वजनिक नहीं आने दिया। तो इस तरीके की जो ये हरकतें कर रहे हैं उससे जनता स्पष्ट रूप से जानती है कि कौन संविधान को बदलना चाहता है, कौन आरक्षण को खतरे में डालना इसका चाहता जवाब है, विजय जी से ले लेते हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, व्यवस्थाओं में परिवर्तन उनसे ही ले लेते हैं। विजय जी, न जाने कितने ही बयानों का जिक्र कर दिया गया है सारिका जी की ओर से और बार बार कहा गया कि हम तो कभी जिक्र करते ही नहीं है कि हम आरक्षण
लाएंगे, मुसलमानों को विशेष फायदा पहुंचाएंगे या फिर संविधान में बदलाव करेंगे। लेकिन अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार विपक्ष का नाम लेकर अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश करते हैं। जी पूजा जी नमस्कार, मेरा सारे दर्शकों को नमस्कार। सुनिए सारिका जी, मैं आपको जवाब देता हूं। किसने आपातकाल लगाया था, याद है आपको? तो आप इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किसने किया था? कितनी राज्य सरकारें गिराई गई थी? एक एक दिन में 24 घंटे में 9 राज्य सरकारें बिना मतलब के, बिना आधार के गिरा दी गई। वो किसका अपमान था? तो आपके मुंह से संविधान को चेंज करने वाली बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है हम खाने की आजादी देंगे, पहनने की आजादी देंगे। तो खाने पहनने में आप मुझे बताइए सॉरी, क्या आजादी देना चाहते हो आप? बीफ खिलाना चाहते हो लोगों को? आज आजादी नहीं है क्या? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको खाने की आजादी नहीं है, पहनने की आजादी नहीं है? तो आपकी बातें हैं, ढकोसला है, आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। क्या आपको नहीं पता 2004 में आंध्र प्रदेश में आपने मुस्लिम जो आरक्षण दिया था वो हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, और एक बार नहीं 3 बार, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। तो आप इस तरह की बात मत कीजिए। इस्लाम में कहीं जाति का वर्णन नहीं है। आप पढ़िए कुरान शरीफ, वहां कहाँ जाति है? वहां तो इस्लाम है खाली। तो फिर जाति आधारित कैसे? और हमने कहा धर्म के आधार पे, हमने ये नहीं कहा कि हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे। अब आप कहते हो जनगणना की बातें, आपके मुंह से अच्छी बातें लगती हैं। आपने 70 साल राज किया, कितनी बार जनगणना कराई आपने? आज आपके हाथ से लोगों ने आपको ठुकरा दिया क्योंकि आपने अन्याय किया है। आपके युवराज कहते हैं गरीबी जो है मानसिक बीमारी है। तो आज आप झूठे वादे कर रहे हो। जमीन पे आप तारे, चांद, सूरज सब तोड़ के लाना चाहते हो। तो आप मुझे बताइए किस तरह की, जब नेहरू जी ने नहीं कराया, इंदिरा जी ने नहीं कराया, मनमोहन जी ने नहीं कराया, राजीव जी ने नहीं कराया, आपके जो ये नरसिम्हा राव उन्होंने जनगणना नहीं कराया, आज आप क्यों रो रहे हो इस बात के लिए? और जब गरीब है, गरीब, आदिवासी, नवयुवक, नारी, क्या उसमें मुसलमान नहीं आता है क्या? क्या किसी मुसलमान के साथ जितनी हमारी योजना है, क्या किसी भी मुसलमान ने आज तक खड़े होकर कहा है कि मुझे धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया है, कि मेरे को ये योजना का लाभ नहीं मिला? तो आप जो है ये तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दो। मुस्लिम तुष्टीकरण की जो आप राजनीति करते हो, क्या आप मुझे बताइए, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन ये आपके माइनॉरिटी में नहीं आते हैं क्या? आपने कहीं वर्णन किया है क्या? आपके प्रधानमंत्री जो है 2006 में कहते हैं कि हम मुस्लिमों को जो देश के संसाधन उनको पर पहला हक होगा। संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, संसाधनों पे हक होगा। इसका मतलब क्या है आपका? आप कहते हो हमारे, अरे देश के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर बोल दिया बाबा साहब भी अगर यहाँ अब आ जाएं तो संविधान को हाथ नहीं लगा सकते। तो आप ऐसी बातें करते हो। आप ये देखिए कि जो संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ है, आपने उसको मजाक बनाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को आपने लागू नहीं किया। हमने 370 हटा के, 35 से हटा के वहां संविधान लागू किया। वहां मेरे जितने दलित भाई थे उनको सबको आरक्षण देने का काम किया। तो आप दोगली बातें करते हो। हमारे यहाँ धर्म के आधार की व्यक्ति का व्यक्ति समाज के साथ कुछ नहीं होता है। अब मैं एसपी प्रवक्ता की बातों को जवाब देना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, कहो तो मैं आपके पास भेज देता हूँ। मुलायम सिंह कहते हैं हमने 4,000 सिपाहियों को भर्ती किया मुस्लिमों को। आप मुझे बताइए, मैनिफेस्टो का झूठ बोलता है। अरे आप मान्यवर, ये बदतमीजी है, इसको बदतमीजी कहते हैं। आप बीच में बोलते हैं, आपने बीच में बोला क्या कोई? कपिल जी आप शांति से बैठिए। ये कौन सी तहजीब आपकी? बोले सारिका जी, कहीं भी कोई सच्चाई, जब इनके प्रधानमंत्री सच नहीं बोलते हैं तो किसी प्रवक्ता से सच्चाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप अगर बात कर रहे हैं कि हमने मुसलमानों की कहाँ बात करी, इनके प्रधानमंत्री चुनावी भाषण में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले आएंगे, वो आपकी एक भैंस ले जाएंगे और मुसलमान को दे देंगे। वो कह रहे हैं ये आपका मंगलसूत्र तोड़ करके मुसलमानों को दे देंगे। और ये कह रहे हैं कि हमने कभी मुसलमानों को शब्द का इस्तेमाल करके उनको दोयम दर्जे का नहीं बताया। हमने उनको ये नहीं माना कि वो इस देश के मेन स्ट्रीम के नागरिक नहीं है।
कैसी बात कर सारिका रहे जी, हैं? मैं सारिका आपसे जी, ये फिर आप पूछना चाहती हूँ कर कि रहे हो। किस आधार हमने पर कहा हमने प्रधानमंत्री किसी जी ये योजना बात में कह रहे हैं? भेदभाव नहीं किया। क्या हमारे लिए 4 ही जाति है। अरे प्रधानमंत्री जी ने तब तक स्टेज नहीं पर 10 हटाया बार है। बोला है, आपको संविधान हमारे नहीं लिए मालूम है गरीब, क्या? युवा, आप क्या बात आदिवासी, कर रहे हैं? नारी, देश का हमने जिसमें संविधान सब पढ़े आते हैं। नहीं। आप जाके देख लीजिए, शर्मा जी, किसी भी संविधान राज्य में पढ़े क्या? जाइए, आप मुझे बताइए आप शर्मा जी, किस देश का संविधान गरीब को पढ़े नहीं क्या? मिला। इस जो इस बीपीएल पैनल है, में 6 लोग जो बैठे लो हैं। अरे पावर्टी संविधान है, पढ़े हैं आप? है, बताइए मुझे वायदा कौन किया कहता है था कि मेरे कि को धर्म हम के आधार सबके पर खाते मिला। महाराज में 15 संविधान लाख पढ़े रुपए हैं कि नहीं तुष्टीकरण पढ़े? की राजनीति 6 नहीं करते, लोग बता हम धर्म के दीजिए कि आधार किसके पर आप खाते में संविधान 15 पढ़े लाख हैं कि नहीं रुपए? पढ़े हैं देश का? बाबा साहब हम अम्बेडकर सब- अरे जब धर्म के हम आधार पर प्रधानमंत्री जी आरक्षण देश के का विरोधी संविधान थे, नहीं पढ़ते हैं इन्होंने तो आप कैसे 5 पढ़ेंगे? विरोधी हो और इन्होंने आप 33 आरक्षण के रुपए भी डीजल विरोधी में हो। आप कम आप किया। आप जो ठीक है है, संदीप इस देश चौधरी का जी हमारे संविधान नहीं साथ जुड़े हुए पढ़ते। हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी रुख कर लेते हैं। संदीप जी, आपने सभी के बयान सुने और साथ ही आरक्षण संविधान को लेकर सबकी अपनी अपनी राय हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो। अब ऐसे में सबका बयान सुनने के बाद आप तो एक राजनीतिक विश्लेषक है, आपको क्या लगता है ये आरक्षण और तुष्टीकरण की राजनीति के नाम के जरिए मुसलमान फैक्टर को बार बार लेकर चर्चा करना, जनसभा में उसका जिक्र करना, ये क्या एक राजनीतिक स्टंट है या फिर वाकई ये समझा जाए कि कांग्रेस कुछ ऐसा चाहती है और लोगों को बचाने की कोशिश प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, चाहे बीजेपी कर रही है? संदीप जी आवाज आ रही है? संदीप जी आपको? हाँ पूजा जी आवाज आ रही है। जी, देखिए, पूजा जी मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो आरक्षण और मुसलमान है वो फुटबॉल मैच में जैसे फुटबॉल होती है वो आपको 1 तारीख तक इस तरीके से दिखाई देगा, उसके बाद वो फुटबॉल रख दी जाएगी, मैच खत्म हो जाएगा। ये केवल और केवल राजनीतिक मुद्दा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप ये देखिए 1947 से कितने लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, किसका तो मंगलसूत्र छीन लिया, किसकी जमीनें जीत ली, और क्या मुसलमानों को मिला। और न केवल मुसलमानों की बात कीजिए, मेरे साथ शर्मा जी भी बैठे हैं पैनल में, आप ये बताइए आज को क्या मिला। आप अग्रवाल है, आप मुझे ये बताइए आजादी तब तक अस्पतालों को क्या मिला। तो ये चीजें बेबुनियाद है। अगर कांग्रेस की कहती है, पहली बात तो कहीं और पर कोई चीज नहीं है, आप सीनियर पत्रकार हैं, अगर मैं कहता हूँ कैद की भी प्रदेश या समाजवादी पार्टी कहती है भाई हम मुसलमानों को देंगे, तो आप अगर सनातन के हित आप कहिए हम अग्रवालों को ये देंगे, हम श्रीवास्तव को ये देंगे, हम ठाकुरों को ये देंगे, हम ब्राह्मणों को ये देंगे, आप आरक्षण इनको देने की बात क्यों नहीं करते? मैं ऐसे अग्रवालों को जानता हूँ जो एक वक्त का खाना खा लेते, दूसरा वक्त का खाना खाने के लिए जूझ रहे हैं वो परिवार। ऐसे ब्राह्मणों को भी जानता हूँ जो एक वक्त का खाना आराम से खा लेते, दूसरा वक्त का खाना खाने के लिए जूझ रहे हैं। लेकिन आप एक मुसलमानों के लिए इतनी चिंता करते हो कि भाई 3 तलाक के लिए बड़ा मुद्दा है। 3 तलाक से ज्यादा मुद्दा तो उनकी रोजी रोटी है। रोजी रोटी के लिए क्या सोचा आपने? आपने रोजगार देने के लिए, आप छोड़ दीजिए जाति और धर्म, आपने रोजगार देने के लिए कौन सी इंडस्ट्री लगाई जिसमें कोई जाट नौकरी कर सकता है या कोई ठाकुर नौकरी कर सकता है या कोई ब्राह्मण नौकरी कर सकता है? तो राजनीति का स्तर लगातार गिरा है पूजा जी, और ये केवल चुनाव तक है। चुनाव के बाद आप देखेंगे सारे पार्टियों के नेता, कोई फंक्शन होगा सब साथ में होंगे, किसी की शादी होगी साथ में होंगे, किसी होटल में पार्टी होगी सब लोग साथ में होंगे। तो ये केवल जनता का बेवकूफ बनाने का एक मुद्दा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मानता। मैं कई चुनाव में इस तरीके की चीजें देखता हूं। ठीक है परमवीर जी, जब जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और ये एकमात्र राजनीतिक स्टंट है, तो इस पर एक सवाल भी मेरे पास है, लेकिन यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है और जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो आपसे वो सवाल जरूर करूंगी और जवाब भी चाहूंगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द लौटेंगे। पूजा जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी संदीप जी जवाब दीजिए, बार बार मुसलमानों का जिक्र किया जाता है मंच से, तो क्या ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के जिक्र के साथ साथ 370 और 3 तलाक का जिक्र जो करते हैं वो कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर लेते हैं कि अगर मुस्लिम वोटर्स उनकी तरफ हुए तो ठीक, और अगर नहीं हुए तो मुसलमानों का जिक्र कर करके बाकी धर्म के लोगों को अपनी ओर खींचा जा सके? देखिए पूजा जी मैं आपको बताऊं, 2014 का जो चुनाव था वो मुसलमान और पाकिस्तान की वजह से माहौल बना था, मुजफ्फरनगर दंगे की वजह से माहौल बना था, और कहीं न कहीं उस चीज को वापस फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको राजनीति में झूठ बोलना जाता है, बड़ी आसानी से आपको सुनने को मिल जाता है, कॉमन बात है, लेकिन सच भी इस तरीके से बोला जाता है। देखिए धारा 370 हटाई पूजा जी, इस चीज का श्रेय बीजेपी लेती है, प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं, अमित शाह जी लेते हैं, लेकिन जब ये बात की जाती है कि दलितों को बाबा भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण दिया,
कभी ये नहीं कहा जाता कि वो कौन सी सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री थे, किसके उसमें वो कानून के मंत्री थे। तो हमेशा चीजों को गोलमोल किया जाता है। कांग्रेस को इस चीज का लगातार नुकसान, कांग्रेस प्रवक्ता भी बैठ करके यहाँ ये नहीं कहते कि देखिए कांग्रेस सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उनके कानून मिनिस्टर थे भीमराव अंबेडकर, और इस तरीके से दलितों को आरक्षण दिया, जिसकी आज सपोर्ट में बीजेपी आती है कि कांग्रेस उसको छीन सकती है। अरे भाई, कांग्रेस तो देने वाली है, आप भी देने वाले बनिए। अगर कांग्रेस ने 1947 के बाद उस जमाने में आरक्षण दे दिया, आप आज देने की बात क्यों नहीं करते? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। जब उस टाइम दिया जा सकता है तो आज की बदली परिस्थिति में गरीब ठाकुरों को क्यों नहीं दिया जा सकता, गरीब जाटों को क्यों नहीं दिया जा सकता, गरीब वैश्य को क्यों नहीं दिया जा सकता, अग्रवाल को क्यों नहीं दिया जा सकता, गरीब ब्राह्मणों को क्यों नहीं दिया जा सकता? अगर आप सबके हितैषी है, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, तो आज जो आरक्षण से दूर है, क्या उनको जरूरत नहीं है? और मायावती को आरक्षण मिल सकता है, शिबू सोरेन को, जो इतने धनाढ़ लोग हैं, आप उनका तो आरक्षण काटिए, कम से कम जरूरतमंदों को देने की बात कीजिए। कुछ पॉजिटिव चीज लेकर के चलिए। केवल मुसलमान का विरोध करके या मुसलमान हमारा मंगलसूत्र छीनेगा क्या? एक तरफ तो आप सनातन को इतने मजबूत बताते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं, और दूसरी तरफ आप इतना कमजोर बना देते हैं कि कोई मुसलमान आएगा और हमारी जमीनें ले जाएगा, हमारे मंगलसूत्र ले जाएगा। किस तरह की राजनीति, ये स्तर कौन सा है राजनीति का? परमवीर जी, आप कितना ताल्लुक रखते हैं संदीप जी के इस बयान से? क्या वाकई, देखिए, अगर सत्ता परिवर्तन होता भी है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती भी है, तो क्या वाकई, देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हर एक राज्य में विपक्ष की सरकार बन जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं है कि हर एक राज्य फतेह कर लेगा विपक्ष। तो क्या ये समझा जाए कि जिस तरह से बार बार जिक्र किया जाता है कि विपक्ष की अगर सरकार बनी तो मंगलसूत्र पर प्रहार होगा, आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी, इस तरह की तमाम चीजें की जाएगी, तो बिल्कुल कानून क्या ध्वस्त हो जाएगा? देखिए पूजा जी, मैं संदीप जी की बातों से सहमत हूँ, लेकिन कुछ एक बातें मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया या डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने आरक्षण दिया था। जी हाँ, वो कमेटी ने आरक्षण दिया जिसको हेड BR अम्बेडकर साहब कर रहे थे, लेकिन उस समय भारत में सरकार नहीं थी। नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की जो सबसे पहली शपथ ली थी, वो अंग्रेजों के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही ले ली थी 1946 में। 1950 में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। 1951 में पहली बार चुनाव हुआ था, तो चुनाव से पहले ही व्यवस्था बना दी गई थी आरक्षण की। तो और आरक्षण की व्यवस्था बिना सरकार के कैसे बन गई? क्योंकि वो सनातन का सत्य था। देखिए, सनातन कुछ नहीं, एक बड़ा परिवार है। हमारे घर में किसी बच्चे के नंबर कम आते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाई जाती है, चाहे पिता की सैलरी कम हो, और वो ट्यूशन तब तक चलती है जब तक बच्चा पास नहीं हो जाता। तो ये सनातन की शिक्षा है, और आरक्षण रहेगा इस देश में तब तक रहेगा जब तक एक आदमी भी ऐसा रह जाएगा कि मेरे को कमी है, मुझे आरक्षण चाहिए, तो आरक्षण तब तक रहेगा। कोई सरकार भी, मैं कहता हूँ कोई सरकार भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकती उसमें हाथ लगा के देखने की। केवल एक कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की कोशिश VP सिंह जी ने की थी। मैं उस समय 10th क्लास में था, 3 महीने छुट्टी रही थी स्कूल में। तो ये पॉलिटिकल सुसाइड कहूंगा मैं इसे, जिसे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, फलाना ढिमकाना, जो कोई भी पार्टी पूरे भारत में है, कोई भी इसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकती है, और हाथ लगाना भी नहीं चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ आरक्षण को, जो कास्टा फैक्टर स्पेनिश वर्ड था, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं होता था, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था होती थी। तो परमवीर जी, जब आप कह रहे हैं कि संविधान को ना तो कोई हाथ लगा सकता है और ना ही किसी की इतनी हिम्मत है कि संविधान को हाथ लगा सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को तो डिफेंड करते हैं कि उनके रहते या फिर बीजेपी के रहते तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर विपक्ष के लिए क्यों कहते हैं कि वो संविधान को हाथ लगाएंगे, संविधान को बदल कर रख देंगे, आरक्षण दे देंगे मुसलमानों को? जब ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर ये रूल तो सबके लिए है ना, चाहे वो विपक्ष हो या फिर पक्ष हो। पूजा जी, चुनावी सीजन चल रहा है, नेता है, कुछ भी बोलेंगे, और एक कहावत होती है, कहते हैं अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं तो आप आइसक्रीम बेचिए, आप लीडर मत बनिए। ये मैंने नहीं कहा था, स्टीव जॉब्स ने कहा है, एप्पल कंपनी के फाउंडर से। तो राजनीति के अंदर बहुत कुछ लोग बोलते हैं, जैसे खटाखट गरीबी हटाए जाने की बात की जा रही है। अब अगर 2 मिनट कोई सोचकर बैठ के सोचे, 140 करोड़ की जनता, इतना बड़ा एरिया, आप देखिए ना, बेरोजगारी दर हो या गरीबी दर हो, अभी कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट सामने आई थी ना, तो बेरोजगारी कम हुई है और ना ही गरीबी दर कम हुआ है। अगर आप कह रहे हैं कि देश इतना विकास कर चुका है तो गरीबी दर भी तो कम होनी चाहिए ना, वो भी कम नहीं हुई। आंकड़े, मुझे जो मेरा जो जैसा माइंडसेट होगा या जैसा मेरे को सूट करता होगा, मैं वो आंकड़े पेश करूंगा। अभी हमारा देश दुनिया में 5वीं इकोनॉमी है कि नहीं है? देखिए, ये छुपा नहीं है किसी से, आंकड़ों का खेल नहीं खेलते हम लोग। एक मिनट सर, पूरा कर दीजिए। कहाँ पर है ये बताइए। आऊंगी सर आपके पास। इकोनॉमी आप कहाँ से पढ़ रहे हैं?
कपिल जी आऊंगी आपके पास भी आऊंगी, एक बार जवाब सुन लेते हैं पूरा। कपिल जी, 8वां वेतन आयोग देने का पैसा ना हो, कपिल जी समस्या अग्निवीर रखना पड़ रहा हो, सेना रखने का पैसा ना हो, वो 5वीं इकॉनमी कैसे बन जाएगा? कपिल जी समस्या अगर दूसरों की इकॉनमी धरती पर आ जाए, तो अगर दूसरों की इकॉनमी धरती पर आ जाए तो आप कह देंगे आप 5वें स्थान पे आ गए क्योंकि फलाने फेल हो गए। कपिल जी वर्ल्ड बैंक झूठ आप बताओ, आंकड़ों का खेल खेलना बंद कर दीजिए। कपिल जी आप एक बात देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप वाकई आप अगर निष्पक्ष होते तो मैं आपको नहीं कहता। नहीं कपिल जी, मैं तो पूछ रहा हूँ कि 5वीं इकॉनमी हम कैसे हैं? अगर हमको जवाब दे दीजिएगा, हमारा प्रश्न सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुझको जवाब दे दीजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर हम 5वीं इकॉनमी है तो हमें आप ये बता दीजिए कि हम 5वीं इकॉनमी कैसे हैं, जब हमारे पास पुरानी पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, सब्सिडी देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास जो है सेना रखने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास ठीक है कपिल जी, समय कम है, जवाब ले लेते हैं। 80 करोड़ लोगों को जवाब ले लेते हैं कपिल जी, वरना आपके सवाल पर ही हमें ये चर्चा खत्म करनी पड़ेगी, समाप्त करनी पड़ेगी। ठीक है, बोलिए परमवीर जी। कपिल जी आप बौद्धिक दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन बात सुनिए, अगर गला मत तोड़िए ना डेमोक्रेसी का, जिसको आप बचाने के लिए उतरे हुए मैदान में। हम झूठ बोल रहे हैं और आप, मैं निष्पक्ष नहीं हूँ जी, मैं देश की तरफ हूँ, मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। मैं अपने एजेंडे को सूट करने की बात नहीं बोलूंगा, जो दिखाई देगा वो बोलूंगा। तो देखिए ये बात जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। अगर आप 5वीं इकॉनमी हो गए हैं तो पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे पा रहे? आप 5वां वेतन आयोग तो नहीं लगा पा रहे? ठीक है, आप सेना क्यों नहीं रख पा रहे? तो अग्निवीर रखना पड़ रहा है। कपिल जी सुनेंगे तो जवाब दूंगा ना। मुझे सिर्फ इतनी ही बातों का जवाब दे दीजिए। आप सब्सिडी नहीं दे पा रहे हो। कपिल जी इस देश में कितने लोग सरकारी नौकरी में, जिनका अगर 5वां वेतन आयोग दे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के राशन पे ला करके आप कैसे 5वां स्टेट बन जाओगे? आप इस देश को 80% कर्ज में सरकार के कौन सी कानून उठा दिए? वो जैसे आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, आपके लैपटॉप 155 लाख करोड़ का कर्जा क्यों लेना पड़ा 9 वर्षों में? और 9 वर्षों में 155 लाख करोड़ का कर्जा किसने लिया है? इस देश को 80% इकॉनमी को कर्जे में कौन फंस गया है? 14 प्रधानमंत्रियों ने सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए देकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। पार्टी को केवल ऐसे इसरो दे दिया, डीआरडीओ दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दिया। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जब तक चुनाव है तब तक राजनीतिक बयानबाजी होगी, तब तक संविधान और आरक्षण का जिक्र होगा। इसलिए जनता से ये एक अपील है कि आप भी इन बातों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें, आप वही करें और उसी को वोट दें जिसका आपका मन करे और जिसे आपका मन वोट करने के लिए करता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे साथ जुड़े। तो देखिए आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है, संविधान को लेकर सवाल खड़ा है, लेकिन बावजूद इसके जो निष्कर्ष निकलता है वो यही कि राजनीतिक बयानबाजियों से दूर रहें और किसी की बातों में आकर मतदान न करें, बल्कि अपने अधिकार को समझें और देश के विकास के लिए मतदान करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।